जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, हमारा जो एग्रीकल्चर और खनिज उत्पादन जो भी है, वहीं पर हमारे कारखाने स्थापित किया जाए, व्यापारिक प्रतिष्ठान स्थापित किया जाए। किसी भी बच्चे को अपनी 2 टाइम की रोटी के लिए अपना सामाजिक क्षेत्र नहीं छोड़ना पड़े, इसीलिए हमारा आंदोलन कहलाता है सामाजिक और आर्थिक आंदोलन। ये जो आज की व्यवस्था जो चल रही है, इसमें किसी भी तरह से नैतिकता के ऊपर कोई ध्यान नहीं है। हर मनुष्य चाहता है, हर संस्था चाहती है उसको नैतिकवान पर आदमी मिले, आदमी बहुत सिंसियर हो, अच्छा हो, लेकिन ये सिंसियर और अच्छा कैसे बनेगा आदमी? जंतर मंतर पे ये प्राउटिस्ट समाज का जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, इसमें अलग अलग, जैसा कि बताया हमने, लगभग 47 संगठन है, 44 संगठन हैं और हर संगठन से लोग आए हुए हैं। राजस्थानी समाज से भी हमारे साथ लोग हैं, ये ब्रज भाषा से हैं। तो इन लोगों से जानते हैं कि क्या मुख्य मुद्दा है, क्या मांगे हैं इनकी। जी, स्वागत है आपका। हम लोग प्रौद्ध के सिद्धांत को लेकर के चलने वाले लोग हैं। प्रौद्ध एक आर्थिक सामाजिक दर्शन है जो श्री PR सरकार के द्वारा दिया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार ये जो राजनीतिक केंद्रीकरण की व्यवस्था है वो तो ठीक है, लेकिन आर्थिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था होनी चाहिए। आर्थिक रूप से आजकल क्या है, सरकारें सब कुछ अपने पास में रखती हैं, सारी योजनाएं अपने पास में रखती हैं, जबकि ग्राउंड स्तर पर, ज़मीनी स्तर पर वहाँ पर उतना विकास नहीं हो पाता। जो ज़मीनी स्तर के लोग हैं वो बेहतर जानते हैं कि उनका विकास कैसे हो सकता है। तो वो आर्थिक विकेंद्रीकरण यदि कर दिया जाए तो वहाँ का विकास सबसे ज़्यादा होगा और पूरे भारत के भूभाग पर एक तरह का विकास होगा। अभी क्या हो गया, केंद्रीकरण की वजह से कुछ विशेष क्षेत्र, चाहे वो मुंबई का क्षेत्र हो, गुजरात का क्षेत्र हो, बेंगलोर का क्षेत्र हो, तमिलनाडु का कुछ, चेन्नई का क्षेत्र हो, केवल वही विकास कर पा रहे हैं और जगह विकास नहीं हो रहा है। ये जो आर्थिक विषमता है इसको दूर करने के लिए प्रौद्ध का एक दर्शन है, उस दर्शन के अनुसार हम चाहते हैं इसे भारत देश में लागू किया जाए, जिससे कि जन जन का कल्याण हो। जो नीति है वो केंद्र से तो बनती है, लेकिन जो आप कर रहे हैं गांव से, तो आपके यहाँ से आप अपने प्रतिनिधि को चुन के भेजते हैं, वो आपकी बात को वहाँ रखता है। तो या तो वो बात उस तरीके से नहीं रख पा रहा है। एकदम ठीक कहा आपने। वो जो हम प्रतिनिधि चुनते हैं, हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था को हमको देखना पड़ेगा। हमने वोट किसको देते हैं? मोदी जी को। तो वो किसी को भी खड़ा कर दे वो जीत जाएगा। जी बिल्कुल। तो वो जो प्रतिनिधि है वो हमारी बात क्यों सुनेगा? मोदी जी की बात। वो मोदी जी की बात सुनेगा। तो ये जो सारी व्यवस्था, केंद्रित व्यवस्था कर रखी गई है, ये हमारे लिए सबसे बड़ा कारण है जो हम लोग का सम रूप से विकास नहीं हो पा रहा। जी सर, बताइए। एक प्रकार से कह दे तो वर्तमान सरकार ने जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया है, ये धरना उसके पक्ष में है। कैसे कि जब तक केवल अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला ही अगर भारत आत्मनिर्भर बनाएंगे तो भारत आत्मनिर्भर नहीं बनेगा। जब तक हमारी 44 जनगोष्ठियाँ बनाई गई है, सभी क्षेत्र के लोग अपनी 2 टाइम की रोटी के लिए अपना गांव छोड़ के दूर दूर जाते हैं, वो नहीं रुकेंगे तब तक हम आत्मनिर्भर। इसीलिए हम मांग करते हैं कि जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, हमारा जो एग्रीकल्चर और खनिज उत्पादन जो भी है, वहीं पर हमारे कारखाने स्थापित किया जाए, व्यापारिक प्रतिष्ठान स्थापित किया जाए। किसी भी बच्चे को अपनी 2 टाइम की रोटी के लिए अपना सामाजिक क्षेत्र नहीं छोड़ना पड़े, इसीलिए हमारा आंदोलन कहलाता है सामाजिक और आर्थिक आंदोलन। सामाजिक आर्थिक इकाई, यानी सामाजिक इकाई जहाँ है, व्यक्ति की आर्थिक इकाई भी वही हो, तभी व्यक्ति सुखी रहेगा। नहीं तो अशांति क्या होती है, बात आपको बताते हैं। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई, या रूल करने से पहले बहुत सारा पैसा इंग्लैंड ले गई,
इसी तरह से कई जो लोग बाहर से पैसा लेके आ जाते हैं, तो उस जगह का तो पैसा कहीं ना कहीं जा रहा है। इसीलिए हम चाहते हैं कि पूरा विश्व, केवल भारत ही नहीं, पूरा विश्व को हमने 200 से 250 के समाज सोशियो इकोनॉमिक यूनिट में बांटा गया। उसकी शुरुआत भारत से होती है। दूसरा, हम सरकार के भारत को विश्व गुरु बनाने के समर्थन में भी है। कैसे बनेगा? जब तक शिक्षा का आध्यात्मिक नैतिककरण और व्यवसायीकरण से मुक्त हो। आज बहुत सारे पैसे खर्च करके एक व्यक्ति कलेक्टर बनता है और बोलता है, तो निसंदेह वो अपना पैसा रिटर्न करेगा। तो जहाँ व्यवसायीकरण मुक्त है, वो देश कभी भी महान नहीं हो सकता जहाँ शिक्षा और चिकित्सा बिकती हो। इसीलिए हम मानवता के लिए यही कहते हैं कि अगर आप कर सकते हो तो ठीक है, लेकिन हम करके उसे दिखाएंगे। जिसका शंखनाद आज कर रहे हैं, उसे गांव-गांव में लागू करेंगे। जो आने वाला चुनाव है उसमें आप लोग क्या भूमिका निभाएंगे? देखिए, हमारे जो प्रभुत्व की व्यवस्था है, चुनाव कैसा हो उसकी व्यवस्था भी दी गई है। किस तरह के कैंडिडेट्स हो उसकी भी व्यवस्था दी गई है। ये जो आज की व्यवस्था जो चल रही है, इसमें किसी भी तरह से नैतिकता के ऊपर कोई ध्यान नहीं है। हर मनुष्य चाहता है, हर संस्था चाहती है उसको नैतिकवान पर आदमी मिले, आदमी बहुत सिंसियर हो, अच्छा हो। लेकिन ये सिंसियर और अच्छा कैसे बनेगा आदमी? इसकी शिक्षा तो मिलती नहीं। ये जो मॉरल साइंस का सब्जेक्ट है, क्लास 5 तक पढ़ाया जाता है, ये उसके बाद क्यों ख़त्म कर दिया जाता है? जब हम आदमी को IAS बनाते हैं, IPS बनाते हैं, तो उसका जो मॉरल वैल्यूज़ के ऊपर हम क्यों नहीं उसकी परीक्षा लेते? और इसी तरह से जो नेता भी है, उसकी भी परीक्षा हो कि वो नैतिकवान है कि नहीं है, वो किसी मानदंड पर खरा उतरता है कि नहीं उतरता है, उसको भी देखा जाए। तभी तो हम आगे की सरकार, आगे की व्यवस्था नैतिकवान लोगों के हाथ में होगी, तो सभी लोगों के कल्याण होगा। अदरवाइज तो जिसके लाठी उसकी भैंस, वो अपना प्रजातंत्र के नाम पर सबको बेवकूफ़ बना रहे हैं और कुछ नहीं है। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी जो व्यवस्था है वो बिल्कुल वो सरकार तक पहुँचे और सरकार उस पर विचार करे, और जिस तरह से ये प्राइवेटिस्ट समाज चाह रहा है उस तरह की भी व्यवस्था पे विचार किया जाए और आगे शासन उसके हिसाब से चले, ताकि विकास हो। और आप लोग जैसे जो सामाजिक और आर्थिक विकास की बात कर रहे हैं, उस पर कहीं ना कहीं आपकी सहमति। हाँ, आपने अच्छा प्रश्न किया है, इसके लिए मैं स्वागत करता हूँ कि जब तक हम लोग आपस में जाति और धर्म के नाम पर लड़ते रहेंगे, हम कभी भी सामाजिक दृष्टि से सुदृढ़ नहीं हो सकते। हमारे सभी मित्रों में क्या एकता है, क्या भाव है, हम भाषा के प्रति सब एक है, एक परिवार की तरह जुड़े हुए हैं। बचपन में हमने गाँवों में कभी लड़ते नहीं देखा। जब शहरों से ये आता है तो भारत गाँवों में बचता है। तो हमारा पूरा प्लानिंग है कि गाँवों को डेवलप करेंगे हम। जब तक गाँवों को डेवलप नहीं करेंगे, भारत का निर्माण नहीं हो सकता, ऐसा हमारा मानना है। बहुत बहुत बधाई आपको।